हमारा सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम इस वक्त एक अजीब और दिलचस्प मेहमान की मेजबानी कर रहा है। कॉमेट 3I एटलस जुलाई 2025 की शुरुआत में खगोल विज्ञान की दुनिया में आया, जब इसे नासा के एटलस सर्वे टेलीस्कोप ने सबसे पहले देखा। इसका पूरा नाम है एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम और ये चिली के रियो हुर्टाडो में काम करता है। और तब से दुनिया भर के वैज्ञानिक इस अनोखी चीज के बारे में हर मुमकिन जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक साथ आ गए। और यही वजह है कि इस पर इतने सारे आर्टिकल्स, अलर्ट्स, पेपर्स और कुछ विवाद भी सामने आए हैं। दरअसल 3I एटलस की शुरुआती खोज हो चुकी है और इसका नाम हमारे सोलर सिस्टम में आने वाले तीसरे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट और इसे पहचानने वाले एटलस सर्वे टेलीस्कोप के नाम पर रखा गया है। इस कॉमेट की तुलना मशहूर ओमुआमुआ से की जाती है, जो 2017 में हमारे सोलर सिस्टम से गुजरा था, और बोरिसोव से, जिसकी खोज 2019 में हुई थी। अपने दो इंटरस्टेलर पहले के धूमकेतुओं के एकदम उलट 3I एटलस को बहुत तेज माना जाता है। ये 58 किलोमीटर पर सेकंड की तेज रफ्तार से यात्रा कर रहा है और ये बहुत पुराना भी है। अनुमान है कि ये 3 से 11 अरब साल पुराना है। अगर कुछ नहीं तो इस कॉमेट के आसपास का उत्साह ये दिखाता है कि विज्ञान की खोज कितनी तेजी से बदल सकती है। जब मैंने जुलाई में 3I एटलस पर अपना पहला वीडियो बनाया था, तब इसका नाम सिर्फ 4 रिसर्च पेपर्स में था। अब सितंबर में ये स्क्रिप्ट लिखते समय इसकी संख्या लगभग 70 हो चुकी है। ये दिखाता है कि इस ऑब्जेक्ट के बारे में हमारा सामूहिक ज्ञान, खोजें और वेरिफिकेशन बढ़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं हालिया खोजों की गहराई में जाऊं, एक बात जल्दी से याद करते हैं कि हमने कहां से इसकी शुरुआत की थी। दरअसल 3I एटलस की शुरुआती खोज हो चुकी है और इसका नाम हमारे सोलर सिस्टम में आने वाले तीसरे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट और इसे पहचानने वाले एटलस सर्वे टेलीस्कोप के नाम पर रखा। इस कॉमेट की तुलना मशहूर ओमुआमुआ से की जाती है, जो 2017 में हमारे सोलर सिस्टम से गुजरा था, और बोरिसोव से, जिसकी खोज 2019 में हुई थी। अपने दो इंटरस्टेलर पहले के धूमकेतुओं के एकदम उलट 3I एटलस को बहुत तेज माना जाता है। ये 58 किलोमीटर पर सेकंड की तेज रफ्तार से यात्रा कर रहा है और ये बहुत पुराना भी है। अनुमान है कि ये 3 से 11 बिलियन ईयर्स पुराना है। ये एक छोटी सी समरी थी। ज्यादा अधिक जानकारी के लिए आपको अन्य सोर्सेज से इस पर और रिसर्च करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं तो कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन जब से 3I एटलस हमारे सौर मंडल में आया है, हमने इसके बारे में और भी बहुत कुछ जाना है और इसका श्रेय दुनिया भर की एस्ट्रोनॉमी फैसिलिटीज से अनगिनत घंटों के ऑब्जर्वेशन और माप को जाता है। तो इन सब से मिली नई जानकारी क्या है? दोस्तों, 3I एटलस ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है और उसके कारण दुनिया की 2 बड़ी टेलीस्कोप्स ने अब इस पर नजरें गड़ाई हैं। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप पर ऑब्जर्वेशन का समय मिलना बेहद मुश्किल होता है। वैज्ञानिकों को टेलीस्कोप के हर मिनट के लिए महीनों पहले अपने प्रपोजल्स जमा करने पड़ते हैं। लेकिन 3I एटलस की किस्मत बहुत अच्छी थी, क्योंकि हबल हमेशा जरूरी टारगेट्स के लिए कुछ समय बाकी रखता है, क्योंकि ये टारगेट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमारी पहुंच से दूर जाने से पहले देखना जरूरी होता है। इसलिए इस अप्रत्याशित इंटरस्टेलर मेहमान को लाइन छोड़ने की छूट मिल गई और ये यकीनन फायदेमंद रहा। हबल ने 21 जुलाई को 3I एटलस की ये इमेज ली थी, जब ये पृथ्वी से 446 मिलियन किलोमीटर दूर था। बैकग्राउंड में खींची हुई तारों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कॉमेट कितनी तेजी से यात्रा कर रहा है। साथ ही साथ आप इसके बर्फीले न्यूक्लियस से निकलते हुए धूल के आंसू के आकार का रूप भी देख सकते हैं। इन ऑब्जर्वेशंस ने हबल के वैज्ञानिकों को 3I एटलस के न्यूक्लियस के साइज का अनुमान लगाने में मदद की। इसका डायामीटर 440 मीटर्स और 5.6 किलोमीटर्स के बीच मापा गया। ये हमारे पहले के अनुमान से बहुत छोटा है, क्योंकि शुरू में साइज का अनुमान ये मानकर लगाया गया था कि कॉमेट की चमक पूरी तरह से न्यूक्लियस से आ रही है, न कि उसके कोमा से। लेकिन अब जब धूल छट चुकी है तो हम चीजों को बेहतर डिटेल में देख सकते हैं। उम्मीद है कि भविष्य के ऑब्जर्वेशंस और भी सटीक माप देंगे। एक दूसरा बड़ा टेलीस्कोप जिसने AI एटलस पर ध्यान दिया है, वो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। 6 अगस्त को वैज्ञानिकों ने इस कॉमेट की कंपोजिशन का पता लगाने की कोशिश में JWST के नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ का इस्तेमाल किया।
एस्ट्रोकेमिस्ट डॉक्टर मार्टिन कॉर्डिनर के नेतृत्व में की गई स्टडी में उन्हें एक जटिल कोमा मॉर्फोलॉजी दिखी, जिससे पता चला कि निकलने वाले एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के आधार पर आउटगासिंग पैटर्न्स अलग-अलग हैं। ऐसा लगा कि इस स्टेज पर पानी की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा था, लेकिन कॉमेट के सूर्य के करीब आने पर शायद ये बदल जाएगा। और जबकि आमतौर पर कॉमेट की पूंछ सूर्य से दूर होती है, रिसर्चर्स ने सूर्य की दिशा में कॉमेट से काफी ज्यादा धूल निकलते हुए पाया। ऐसा डस्ट ग्रेन के न्यूक्लियस से दूर जाने पर टूटने और फिर ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करने के कारण हुआ। गैस के उत्पादन से ये प्रोसेस और भी तेज हो सकती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा उत्पादन वास्तव में धूल को न्यूक्लियस से और दूर धकेल सकता है। एक ऐसी विशेषता के लिए ये काफी नाटकीय है, जो हमें बस एक धुंधली चमक के रूप में दिखाई देता है। सिर्फ हबल और जेम्स वेब ही अकेले नासा टेलीस्कोप्स नहीं हैं जो 3i एटलस को ट्रैक कर रहे हैं। ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, जिसे टेस कहा जाता है, उसने आसपास के चमकीले तारों के चारों ओर एक्सोप्लैनेट्स को खोजने के लिए 7 से ज्यादा सालों तक पूरे आकाश का सर्वे किया है। ये 90x24 डिग्री स्ट्रिप्स में आकाश का मैप बनाने के लिए 4 एक जैसे वाइड फील्ड कैमरास का इस्तेमाल करता है और पहले ही हजारों संभावित ग्रहों की खोज कर चुका है। लेकिन जैसे कि पता चला, टेस सिर्फ एक्सोप्लैनेट्स का पता लगाने में ही नहीं, बल्कि छोटे ऑब्जेक्ट्स में भी अच्छा है, जैसे कॉमेट्स। 3i एटलस की पहली आधिकारिक खोज वास्तव में 14 जून तक के ऑब्जर्वेशंस के पहले की गई थी। हालांकि नासा के टेस्ट मिशन पर काम कर रहे एस्ट्रोनॉमर्स को पता चला कि उनके पास इस कॉमेट का ऑब्जर्वेशनल डेटा मई तक का है। इस कॉमेट को टेस्ट ने 7 मई से 2 जून तक कैप्चर किया था और ये कंपोजिट डीप स्टेक इमेजेस में दिखाई दिया। इस नए डेटा से एस्ट्रोनॉमर्स को 3i एटलस से लिए गए पहले के मापों को वेरीफाई करने का मौका मिला और अपनी नई खोजों को भी करने का। सितंबर को प्रकाशित एक पेपर में एडिना फाइनस्टाइन, जॉन नूनन और डेरिल सेलिगमन ने 3i एटलस की चमक मापने के लिए टेस के डेटा का उपयोग किया और उन्होंने पाया कि टेस्ट डिटेक्टर्स में से एक के द्वारा दर्ज की गई औसत दृश्य मैग्नीट्यूड अन्य एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा उसी डेटा का उपयोग करके किए गए पिछले अनुमानों के साथ मेल खाती थी। लेकिन कॉमेट एक और तरह से उम्मीदों को तोड़ने वाला था। 7 मई और 2 जून के बीच 3i एटलस और टेस स्पेसक्राफ्ट के बीच की दूरी 0.9 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कम हो गई। इस बदलाव के कारण वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि ऑब्जेक्ट और भी ज्यादा चमकीला हो जाएगा, क्योंकि यह सूरज के करीब होगा और उसकी ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकेगा। उन्होंने हिसाब लगाया कि कॉमेट का फ्लक्स या उससे प्राप्त ऊर्जा की मात्रा 1.5 के फैक्टर से बढ़ेगी, जो 20.5 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट उससे कहीं ज्यादा चमकीला हो गया। इसकी मैग्नीट्यूड 19.28 तक बढ़ गई। चमक में ये चौंकाने वाला उछाल 3i एटलस द्वारा अपने फ्लक्स को 1.5 नहीं बल्कि 5 के फैक्टर से बढ़ाने का नतीजा था। ट्रैपिस्ट नॉर्थ और साउथ टेलीस्कोप के ऑब्जर्वेशंस में भी समान चमक की वैल्यूज दर्ज की गई, जिससे पुष्टि हुई कि गणना में कोई गलती नहीं हुई थी। इस ऑब्जेक्ट से इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकल रही है कि 3i एटलस जितना हमने शुरू में सोचा था उससे कहीं ज्यादा एक्टिव है और ये लंबे समय से एक्टिव रहा होगा। शोधकर्ताओं ने अपने मैग्नीट्यूड वैल्यूज को न्यूक्लियस के साइज के लिए हबल के अनुमानों के साथ मिलाकर पाया कि 3i एटलस तब भी एक्टिव रहा होगा जब वो सूर्य से 6 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर था। ये उस बाहरी सीमा के करीब है जहां कॉमेट्स आमतौर पर आउटगासिंग शुरू करते हैं। इससे पता चलता है कि 3i एटलस उस समय नाइट्रोजन या हाइड्रोजन जैसे कुछ ज्यादा एक्सोटिक और बहुत तेजी से वाष्पित होने वाले पदार्थ छोड़ रहा होगा। कॉमेट 3i एटलस में ओमुआमुआ की तुलना में एक समान लाइट कर्व था, जिससे पता चलता है कि यह अपनी सतह पर अधिक समान रूप से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। फेनस्टेन और उनके सहयोगी भी इसी नतीजे पर पहुंचे जब उन्होंने टेस्ट डेटा का उपयोग करके इस कॉमेट के लिए एक लाइट कर्व एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की। असल में उन्हें लाइट कर्व में कोई पैटर्न खोजने में मुश्किल हुई, इसीलिए वे कॉमेट की घूमने की अवधि को पूरी तरह पहचान नहीं पाए। हाँ, उन्होंने कुछ पीरियोडिकल सिग्नल्स की पहचान जरूर की, हर 29 घंटे पर एक और हर 16 घंटे पर दूसरा। लेकिन डेटा नॉइजी था और टेस शायद 3i एटलस जैसे हल्के ऑब्जेक्ट के लिए इस तरह के पैरामीटर्स को मापने के लिए पर्याप्त सेंसिटिव नहीं था।
लेकिन खुशकिस्मती से स्पेशलाइज्ड ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप का उपयोग करने वाले अन्य अध्ययनों में 16 घंटे की स्पिन अवधि से सहमति मिली है। इसलिए हम कॉमेट के आकार का और उसके घूमने के तरीकों के बारे में ज्यादा आश्वस्त हो सकते हैं। स्पेस टेलीस्कोप्स की खोजों के अलावा पृथ्वी पर दूसरी स्पेस टेलीस्कोप्स के द्वारा भी 3i एटलस के बारे में खोजें की गई हैं। 27 अगस्त को चिली में जेमिनी साउथ टेलीस्कोप के साथ काम कर रहे रिसर्चर्स ने 3i एटलस को मल्टी कलर में देखने के लिए जेमिनी मल्टी ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग किया। और हैरानी की बात यह है कि इस सेशन में खींची गई इमेजेस में सिर्फ कॉमेट के न्यूक्लियस के चारों ओर का कोमा ही नहीं बल्कि उसकी पूंछ भी दिखाई दी। पूंछ को आकाश में 1 डिग्री के 1/120 तक मापा गया था, जो जुलाई में जेमिनी नॉर्थ टेलीस्कोप का उपयोग करके पिछली इमेजेस में दिखाई देने वाली पूंछ से काफी लंबी है। मतलब ये साफ है कि 3i एटलस जैसे जैसे पेरिफेलियन तक पहुंच रहा है वो और ज्यादा एक्टिव होता जा रहा है और आगे भी रोमांचक विकास का संकेत देता है। कौन जानता है कि 30 अक्टूबर को कॉमेट के अपने पेरिफेलियन तक पहुंचने से पहले उसकी पूंछ कितनी और बढ़ेगी। अगस्त के सेशन ने 3i एटलस का स्पेक्ट्रम भी इकट्ठा किया। इस रिकॉर्डिंग में आप वो पल देख सकते हैं जब डिएगो पोर्टलेस यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर बिन यांग ने कॉमेट के लिए CN बैंड में एक एमिशन फीचर की पहचान की, ये साबित करते हुए कि ये साइनाइड मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर रहा था। ये तब होता है जब सनलाइट के संपर्क में आने पर पानी वाष्पित होता है, जिससे कॉमेट से हाइड्रोजन साइनाइड निकलता है, जिसको सनलाइट फिर से उसके घटक एलिमेंट्स में तोड़ देता है। खासकर तब जब एक कॉमेट सूर्य से 2.5 और 3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बीच होता है, जो ठीक वही जगह है जहां 3i एटलस अब खुद है। अन्य ऑब्जर्वेटरीज ने भी इसकी पुष्टि की है, क्योंकि एक समय कमजोर CN सिग्नेचर समय के साथ लगातार मजबूत हो रहा था। सितंबर की शुरुआत में प्रकाशित एक पेपर में अनुमान लगाया गया था कि कॉमेट सूर्य से 3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से थोड़ा ही ज्यादा दूरी होने पर 800 सेक्सटिलियन या 8 × 1023 साइनाइड मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड रिलीज कर रहा था, जो वास्तव में हमारे सोलर सिस्टम के कई कॉमेट्स के लिए निचले सिरे पर है। कोमा में डाई कार्बन यानी C2 और साइनाइड के रेशियो को मापकर वैज्ञानिकों ने 3i एटलस को उन कॉमेट्स में से एक माना जिनमें कार्बन चेन सबसे कम है। लेकिन इसका क्या मतलब है? कार्बन चेन डिप्लीशन तब होता है जब एक कॉमेट के कोमा या पूंछ में C2 यानी डाई कार्बन या C3 यानी ट्राई कार्बन जैसी लंबी श्रृंखला वाले कार्बन मॉलिक्यूल्स की कमी होती है। इस विशेषता का उपयोग सोलर सिस्टम में पाए जाने वाले कॉमेट्स को क्लासिफाई करने के लिए किया जाता है और माना जाता है कि ये उन परिस्थितियों को दर्शाता है जिसमें वे पहली बार बने थे। इसीलिए कॉमेट के C2 प्रोडक्शन के लिए एक ऊपरी सीमा का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि 3i एटलस हर CN मॉड्यूल के लिए 0.09 C2 मॉलिक्यूल्स से कम का उत्पादन करता है और इसीलिए ये कार्बन चेन डिप्लीटेड है। दिलचस्प बात यह है कि बोरोसो में भी ये विशेषता थी, इसीलिए ये इन कॉमेट्स की कंपोजिशन में एक पैटर्न को इंगित कर सकता है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इंटरस्टेलर सैंपल साइज अभी भी बहुत छोटा है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा ओवर जनरलाइजिंग से बचने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी हो, जैसे जैसे 3i एटलस हमारे सूर्य के करीब आ रहा है, हमें इस पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि डाई कार्बन प्रोडक्शन बढ़ सकता है, कॉमेट ज्यादा H2O आउटगासिंग शुरू कर सकता है या कुछ और भी नाटकीय हो सकता है। एस्ट्रोनॉमर और कॉमेट एक्सपर्ट कैरन मीच कहती हैं कि ये कॉमेट्स वास्तव में बहुत नाजुक गंदे स्नोबॉल्स हैं और अक्सर टूट सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो टूटने से सूर्य के रेडिएशन के सामने अछूती बर्फ आ सकती है, जिससे एमिशंस का एक नया दौर शुरू हो सकता है। हाल के दिनों में रिसर्चर्स ने न सिर्फ ये एनालाइज किया है कि 3i एटलस कैसे लाइट एमिट करता है, बल्कि ये भी किया कि ये लाइट को कैसे पोलराइज करता है। 5 सितंबर को जूरी ग्रे और सहयोगियों द्वारा एक पेपर प्रकाशित किया गया था, जो 3i एटलस के पहले पोलारिमेट्रिक ऑब्जर्वेशंस को प्रस्तुत करता है और ये एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के लिए इस तरह का दूसरा ऑब्जर्वेशन है। पहला बोरोसो के लिए था। पोलारिमेट्री का उपयोग विशेष रूप से अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की जांच के लिए किया जाता है, जैसे उनके डस्ट ग्रेन्स का साइज, उनकी सतह के रेगोलिथ की संरचना और उनके कोमा का आकार, जिसे अन्य टेक्निक्स से आसानी से नहीं किया जा सकता। ग्रे और उनके सहयोगियों ने चिले, कैनरी आइलैंड और बल्गेरिया के टेलीस्कोप्स से डेटा का उपयोग किया और 3i एटलस के बारे में कुछ ऐसा खोजने में कामयाब रहे जो किसी भी अन्य इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, एस्टेरॉयड या कॉमेट से एकदम अलग था। उन्होंने पाया कि 3i एटलस में एक असाधारण रूप से गहरी और संकरी नेगेटिव पोलराइजेशन ब्रांच है।
ये शायद कुछ ज्यादा न लगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि 3i एटलस लाइट को इस तरह से स्कैटर कर रहा है जो हमारे सोलर सिस्टम के किसी भी अन्य कॉमेट या एस्टेरॉइड के लिए पहले कभी नहीं देखा गया। ये बिहेवियर इसे बोरोसोव से भी अलग करता है, जिसने लाइट का पॉजिटिव पोलराइजेशन दिखाया, और इसीलिए इसे एक छोटे प्लैनेटरी बॉडीज के एक अलग क्लास में रखा जा सकता है जिसके बारे में हम न के बराबर जानते हैं। दरअसल किसी अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट के और उसके आसपास के कण जैसे धूल या गैस आने वाली लाइट को विशिष्ट दिशाओं में स्कैटर कर सकते हैं। इसे लाइट पोलराइजेशन के रूप में जाना जाता है और इसे पृथ्वी पर टेलीस्कोप द्वारा मापा जा सकता है। विशेषज्ञ स्कैटरिंग प्लेन को देखते हैं जो ऑब्जर्वर से कॉमेट से सूर्य तक देखते समय बनने वाली रेखा है, और रिकॉर्ड करते हैं कि पोलराइजेशन की दिशा स्कैटरिंग प्लेन के परपेंडिकुलर यानी पॉजिटिव है या स्कैटरिंग प्लेन के पैरेलल है या नेगेटिव है। तो 3i एटलस से लाइट के गहरे और संकरे नेगेटिव पोलराइजेशन का मतलब है कि लाइट स्कैटरिंग प्लेन की एक बहुत ही स्थानीयकृत समानांतर दिशा में दृढ़ता से पोलराइज हो रहा है। पोलराइजेशन का यह पैटर्न कुछ ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट्स और सेंटोरस से कुछ हद तक तुलनीय है, लेकिन ऐसा क्यों हो सकता है, इसका सटीक पता लगाने के लिए और रिसर्च की आवश्यकता है। अगर आप सोचते हैं कि 3i एटलस के समाचारों में आने वाले ऑब्जर्वेशंस सिर्फ शिक्षाविदों के लिए ही थे, तो आप गलत सोच रहे हैं। विज्ञान वास्तव में सबके लिए है, और ये अगली खोज यही साबित करती है। 7 से 8 सितंबर तक दुनिया के कुछ हिस्सों को एक शानदार चंद्र ग्रहण या ब्लड मून देखने को मिला, क्योंकि ये पृथ्वी की छाया से गुजरा था। ये घटना अमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स के लिए अपने टेलीस्कोप्स की धूल झाड़कर देखने का एक शानदार अवसर था, लेकिन कुछ अंतरिक्ष उत्साही सिर्फ चांद को ही नहीं देख रहे थे। माइकल इयागर और गैरल्ड रेमन नमीबिया के ऊपर रात के आसमान की तस्वीरें ले रहे थे जब उन्होंने हमारे दोस्त 3i एटलस को एक आश्चर्यजनक लेकिन सुंदर हरे रंग में रंगा हुआ देखा। अब लिखते समय इस खोज की वैज्ञानिकों द्वारा पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में कॉमेट्स हरे हो सकते हैं जब वे डाई एटॉमिक कार्बन यानी C2 रिलीज करना शुरू करते हैं, जो सनलाइट से एनर्जाइज हो जाता है और 518 नैनोमीटर्स के पास चमकता है। ये बिहेवियर हमारे सोलर सिस्टम में अन्य कॉमेट्स के लिए सामान्य हो सकता है, लेकिन जैसा कि आपको याद होगा 3i एटलस को हाल ही में हाईली कार्बन डिप्लीटेड पाया गया था, इसलिए इसमें वास्तव में ज्यादा C2 नहीं होना चाहिए। शायद ये एक संकेत है कि हाल के दिनों में C2 प्रोडक्शन बढ़ गया है, लेकिन फिर से हमें इस थियरी की पुष्टि या खंडन करने के लिए और रिसर्च की आवश्यकता होगी। मामला जो भी हो, ये एक सुंदर इमेज है और इस नवीनतम रहस्य ने एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स और वैज्ञानिकों का ध्यान समान रूप से खींचा है। वीडियो में इस समय तक 3i एटलस के आसपास की खबरों में विकास का एक प्रमुख क्षेत्र अभी भी बचा है, जिसके बारे में हमने बात नहीं की है, लेकिन मुझे यकीन है कि आपने इसके बारे में सुना होगा। इस कॉमेट के मीडिया कवरेज में एवी लोएब का नाम बहुत आता है, और वो कहां से आए या उन्हें कौन लाया, इस बारे में बहुत कुछ कहना है। एवी लोएब एक प्रसिद्ध एस्ट्रोफिजिसिस्ट और हार्वर्ड प्रोफेसर हैं, जिन्होंने अपने करियर में बहुत विवाद खड़े किए हैं। 3i एटलस के साथ उनके हालिया ऑब्सेशन को उनके साथी वैज्ञानिकों और व्यापक जनता से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली हैं। जुलाई में लोएब पहले ही 3i एटलस की खोज पर अपने कमेंट्स प्रकाशित कर रहे थे, और पहले ये सब बहुत एस्ट्रोफिजिकल लग रहा था। इस पेपर और लोएब के मुख्य बिंदुओं में से एक बात यह है कि 3i एटलस एस्टेरॉइड होने के लिए बहुत बड़ा है। कॉमेट के रेडियस के शुरुआती अनुमानों में इसे लगभग 10 किलोमीटर बताया गया। लोएब ने बताया कि इस कॉमेट का मास जितना हमने सोचा होगा उससे कहीं ज्यादा बड़ा होगा। इंटरस्टेलर स्पेस में कितनी सामग्री है, इसकी वर्तमान समझ को देखते हुए इतने बड़े ऑब्जेक्ट का हमारे सोलर सिस्टम में प्रवेश करना एक बेहद दुर्लभ घटना होनी चाहिए। इस आर्ग्यूमेंट के संदर्भ में लोएब ने सुझाव दिया कि 3i एटलस जितना शुरू में हमने सोचा था उससे छोटा हो सकता है, लेकिन उन्होंने एक विवादास्पद विकल्प भी सुझाया कि एलियन टेक्नोलॉजी इसका स्पष्टीकरण हो सकती है। बस कुछ ही दिनों के बाद लोएब ने इंटरस्टेलर एक्सप्लोरेशन के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 सहयोगियों के साथ एक और पेपर जमा किया, और इस पेपर का टाइटल रखा गया इज द इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट 3i एटलस एलियन टेक्नोलॉजी। जबकि लोएब के पहले पेपर ने सिर्फ इस वीडियो को संक्षेप में सामने रखा था, और इस फॉलो अप ने एलियन स्पेकुलेशन को सामने और केंद्र में रखा। इसमें ऑथर्स ने कॉमेट के एस्ट्रोडायनामिक्स का एनालिसिस किया
ये जानने के लिए कि क्या ये टेक्नोलॉजिकल हो सकता है और क्या ये संभवतः हमारा शत्रु हो सकता है। वे फर्नी पैराडॉक्स के डार्क फॉरेस्ट समाधान का संदर्भ देते हैं। यदि आपको पता नहीं है तो हम बता दें कि फर्नी पैराडॉक्स ये सवाल पूछता है कि ब्रह्मांड के आकार और तारों की संख्या को देखते हुए हमने अभी तक एलियंस को क्यों नहीं पाया है जो हमारे सूर्य के साथ समानताएं साझा करते हैं। डार्क फॉरेस्ट आइडिया से पता चलता है कि शायद एलियंस वहां हैं, लेकिन छिपने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कोई शिकार शिकारी से छिपता है। ऑथर्स इस बात पर जोर देते हैं कि वे इस आइडिया को एजुकेशनल पर्पस के लिए खोज रहे हैं, और क्योंकि ये इसकी संभावित वैधता की परवाह किए बिना मजेदार है, तो आइए देखें कि उन्होंने क्या कहा था। सबसे पहले इस पेपर में लोएब अभी भी मानते हैं कि 3I एटलस एस्टेरॉयड होने के लिए बहुत बड़ा है। जैसा कि लोएब और उनके सहयोगियों को पता होना चाहिए कि किसी भी नए खोजे गए ऑब्जेक्ट के अनुमान बदलने की संभावनाएं होती हैं, खासकर जब अधिक स्वतंत्र माप लिए जाते हैं और परिणाम पीयर रिव्यूड होते हैं। आखिरकार 10 किलोमीटर वैल्यू का अनुमान तब लगाया गया था जब हम 3I एटलस के कोमा को ठीक से माप नहीं सकते थे, और जैसा कि अब हम जानते हैं वो कोमा हमारी देखी गई अधिकांश रिफ्लेक्टेंस के लिए जिम्मेदार है। 7 अगस्त को हबल टीम की एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि 3I एटलस ज्यादा से ज्यादा 5.6 किलोमीटर चौड़ा मापा गया, लेकिन लोएब अपनी एलियन हाइपोथेसिस में पुराने मापों का उपयोग करना जारी रखते हैं। 13 अगस्त को एक मीडियम पोस्ट में लोएब सीधे हबल इमेज का उल्लेख करते हैं, लेकिन फिर भी अपने आर्ग्यूमेंट को पुराने अनुमानों के इर्द गिर्द केंद्रित करते हैं। हमारा पॉइंट ये नहीं है कि वैज्ञानिकों को वैकल्पिक रिसर्च करने से रोका जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कम से कम ये सुनिश्चित करना चाहिए कि रिसर्च में विश्वसनीय डेटा का उपयोग किया जाए, खासकर 3I एटलस जैसी नई खोजों के लिए, जहां हमारे ज्ञान की स्थिति अभी भी लगातार प्रगति पर है। जहां तक लोएब के अन्य पॉइंट्स की बात है, तो उनका अन्य वैज्ञानिकों ने खंडन किया है, खासकर मलेशिया के पेट्रोनस यूनिवर्सिटी में काम करने वाले जियो साइंटिस्ट AKM एहसानुल हक के 2 पेपर्स में। वो वीनस, मार्स और जुपिटर के नॉन कोइंसिडेंटल फ्लाई बाय को प्राप्त करने के लिए नॉन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के लिए लोएब के आर्ग्यूमेंट्स को खारिज करते हैं, और वो भी 3I एटलस के सबसे हालिया ट्रेजेक्ट्री डेटा का जिक्र करते हुए, जिसे इंजीनियर्ड मैनूवर्स की तुलना में प्राकृतिक डायनामिक्स के साथ कहीं बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है। लोएब के कई आलोचकों के लिए ये जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने के खिलाफ एक सबक है। एलियंस के बारे में कहना मजेदार हो सकता है, लेकिन हमें कम से कम हर नई खोज पर धूल के जमने का इंतजार करना चाहिए, इससे पहले कि हम ये देखना शुरू करें कि क्या ये इंटेलिजेंट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का संकेत हो सकता है। और अगर सबूत वास्तव में एक एलियन एनकाउंटर की ओर इशारा करेंगे, तो हम एक प्रतिक्रिया को कोऑर्डिनेट करने में कहीं ज्यादा कुशल होंगे। दोस्तों, अब हम 3I एटलस के अपने इस वीडियो के अंत की तरफ आ गए हैं, लेकिन जैसा कि मैंने इस वीडियो में दिखाया है, ये रिसर्च लगभग कॉमेट जितनी ही तेजी से आगे बढ़ रही है, और नई खोजें किसी भी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। 30 अक्टूबर को कॉमेट सूर्य से लगभग 1.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर पेरिहीलियन तक पहुंच जाएगा। हालांकि दुख की बात यह है कि हम इसे नहीं देख पाएंगे। जब तक ये वीडियो रिलीज होता है, तब तक ये सूर्य के और करीब होगा, लेकिन घबराएं नहीं, ये दिसंबर की शुरुआत तक फिर से सामने आ जाएगा, एक गहरे एनालिसिस के एक नए दौर के लिए तैयार। जो मिशंस कॉमेट को ऑब्जर्व करेंगे, उनमें नासा के सोहो, स्फीयर एक्स और मैवेन शामिल हैं। साथ ही हबल, जेम्स वेब और जेमिनी ऑब्जर्वेटरी से लगातार ऑब्जर्वेशंस जारी रहेंगे, और इसके आगे बहुत कुछ होने वाला है। जैसे ही 3I एटलस विदा लेगा और सौर पर्दे के पीछे डिसअपीयर हो जाएगा, ये हमारे लिए सोचने के लिए कई सारे सवाल छोड़ जाएगा। जैसे ही ये पेरिफिलियन तक पहुंचता है, इसकी एक्टिविटी कैसे बदलेगी? क्या ये टूट जाएगा? इसे यहाँ आने में कितना समय लगा है? और क्या हम इसके इल्यूजिव ओरिजिन का पता लगा सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ समय के पास है, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स भी धीमा होने का कोई संकेत नहीं दिखा रहे हैं, और हम ये देखने के लिए इंतजार करेंगे कि वो आगे क्या खोज करते हैं। कॉमेट 3I एटलस के रहस्य को सुलझाना केवल डेटा में पैटर्न्स को खोजने से ही संभव है, और इसके लिए जरूरत होगी डेटा के पहाड़ों का एनालाइज करने की, सूक्ष्म पैटर्न्स को पहचानने की और सबूतों के खिलाफ आइडियाज का परीक्षण करने की।